नमस्कार दोस्तों। सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने हिंदी के पिछले विषय में हमने हिंदी भाषा तथा मुख्य तत्व से संबंधित हिंदी भाषा का विकास के बारे में जाना था, तो आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास के बारे में जानते हैं। इस विषय को हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है मूल संविधान में हिंदी की स्थिति तथा दूसरा है 1950 के बाद यानी संविधान लागू होने के बाद हिंदी की संवैधानिक प्रगति। इस वीडियो में हम हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास का जो फर्स्ट विषय है यानी मूल संविधान में हिंदी की स्थिति के बारे में जानेंगे कि जब मूल संविधान बना था तो उसमें हिंदी से संबंधित वह कौन कौन से उपबंध किए गए थे जो हिंदी भाषा से संबंधित हैं। हिंदी का राजभाषा के विकास के रूप में समझने से पहले थोड़ा हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में जान लेते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या मुख्य अंतर होता है। राजभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, यानी राजकाज जिसमें चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, उसके द्वारा जो जितने भी ऑफिशियल काम किए जाते हैं, यानी दूसरा इसका आशय राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा, यानी सभी राजकीय कार्यों के लिए जो भाषा प्रयुक्त किया जाते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है। और थोड़ा अगर इतिहास में जाया जाए तो राजाओं और नवाबों के समय इसका नाम था दरबारी भाषा, यानी राजाओं और 1947 से पहले राजभाषा को दरबारी भाषा के नाम से जाना जाता है, यानी राजा और नवाबों के टाइम इसे दरबारी भाषा कहा जाता है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, यानी इसका उल्लेख संविधान में किया गया है और राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है, यानी एक मानक रूप में भाषा होती है जो उसे ही राजभाषा कहते हैं, जिसका एक मानक स्वरूप होता है। आगे मानक स्वरूप के बारे में हम आगे विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र की भाषा अर्थात आम जन की भाषा, यानी आम लोग जो जिसका प्रयोग व्यवहारिक रूप में करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसका आशय है कि जनता किसी एक भाषा को चुनकर राष्ट्रीय अस्मिता का एक उपादान समझे, अर्थात इसका मतलब है कि जनता बहुत सी भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनती है और उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक उपादान समझने लगती है। अर्थात जैसे हम नेशनल फ्लैग या जो नेशनल साइन होते हैं उनको जो इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी प्रकार किसी भाषा को अगर राष्ट्र के लोग इम्पोर्टेंस देने लगे या उसको महत्वपूर्ण समझने लगे तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा एक प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। और राष्ट्रभाषा क्या है कि संवैधानिक शब्द नहीं है, अर्थात इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। इन दोनों में, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में, यही मुख्य अंतर है। हिंदी का राजभाषा के विकास को हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है हिंदी की संवैधानिक स्थिति या मूल संविधान में हिंदी की स्थिति, यानी जो मूल संविधान बना था उसमें हिंदी से संबंधित कौन कौन से उपबंध थे तथा उसका राजभाषा के रूप में बनना, तो उसके बारे में इस टॉपिक में हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजभाषा थी उसके नाम पर संविधान सभा में बहस होती है। वो होती है 11 सितंबर से 14 सितंबर 1949, यानी 3 दिन चलती है। और इसमें सिर्फ केवल हिंदी पर ही बहस नहीं होती, इसमें 4 भाषाओं पर चर्चा होती है कि किसको राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। तो उसमें 4 भाषाओं पर चर्चा की जाती है, जिसमें पहला अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और हिंदुस्तानी। इसमें 4 भाषाओं पर चर्चा होती है। जो हिंदुस्तानी थी या हिंदी और उर्दू का मिश्रण था, यानी इसमें हिंदी और उर्दू का मिश्रित स्वरूप था। और इस भाषा का जो प्रयोग है वह मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में देखने को मिल जाता है। राजभाषा घोषित करने की बात की जाए तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में
हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर चर्चा के दौरान संघर्ष की बात की जाए, जो इन चारों भाषाओं पर चर्चा की गई थी, तो उसमें संघर्ष मुख्यतः हमें हिंदी और चर्चा के दौरान संघर्ष हिंदी और इंग्लिश के ही बीच था। तो हिंदी के भी दो दो भागों में जो संविधान सभा के सदस्य तथा अन्य लोग थे वो उसका समर्थन कर रहे थे। एक पक्ष देवनागरी लिपि का समर्थक था कि जो हिंदी है वह राष्ट्रभाषा या राजभाषा बने, लेकिन उसकी लिपि देवनागरी हो, और दूसरे जो वर्ग था वो दो लिपि वाली हिंदुस्तानी के पक्षधर था कि यानी जो दो लिपि वाली हिंदुस्तानी है उसको राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, जिसमें मुख्यतः महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग प्रमुख रूप से थे। और इस जो ये चर्चा चल रही थी, यानी राजभाषा से संबंधित किसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाया जाए, तो उस समस्या का हल मुंशी अयंगर फॉर्मूले के तहत निकाला गया। यानी इसमें जो मुंशी अयंगर एक समिति बनाई गई जिसने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा 12 सितंबर 1949 को, और इसे 14 सितंबर 1949 को पास किया गया। और इसी के तहत जो हमारी हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगर वोटिंग की बात की जाए तो संविधान सभा में हिंदुस्तानी के नाम पर, यानी जो हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप वाली भाषा है हिंदुस्तानी, उसे 77 वोट मिले थे, तथा हिंदी को इसमें 78 यानी 78 वोट मिले थे। अगर इसके विशेषताओं की बात की जाए, जो मुंशी अयंगर फॉर्मूला था 1949 की जो मुख्य विशेषताएं हैं, तो इसमें हिंदी क्या है, एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और इसमें जो पहली भाषा है उसे हिंदी कहा गया, और दूसरा स्थान अंग्रेजी को दिया गया है 15 वर्षों के लिए। और इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसका मतलब ये है कि यानी जो अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो यहाँ पर क्या है कि एक पक्ष हिंदी के पक्ष में था, यानी एक जो वर्ग था वो हिंदी के पक्ष में था, और दूसरा इंग्लिश के पक्ष में था कि इंग्लिश को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दिया जाए, और दूसरे कह रहे थे कि हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। तो जो ये फॉर्मूला दिया या समिति बनाई गई, तो इसने अपने सुझाव दिए, तो दोनों को समन्वय करने का इसने प्रयास किया है। जो हिंदी और इंग्लिश का वर्ग था कि उन दोनों को कोऑर्डिनेट किया जाए। इसमें पहला स्थान हिंदी को दिया गया तथा दूसरा स्थान इंग्लिश को दिया गया, लेकिन 15 वर्षों के लिए, कि 15 वर्षों यानी जब से 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू होगा, तब से 15 वर्ष यानी 26 जनवरी 1965 तक इंग्लिश बनी रहेगी और हिंदी का प्रयोग नहीं होगा। जितने भी ऑफिशियल काम होंगे वह इंग्लिश में होंगे, लेकिन उसके बाद इंग्लिश लुप्त हो जाएगी और हिंदी का प्रयोग बढ़ जाएगा। इसके पीछे कारण ये था कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि जो ये 15 वर्षों का समय है, तो उसमें हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक होने से जो लोग हैं उसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग करेंगे। जब उसको लोग व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने लगेंगे तो इंग्लिश का जो प्रयोग है वो खुद ही कम हो जाएगा और हिंदी का खुद ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस 15 वर्षों का समय देते हैं, और तब तक हिंदी पूरे देश की भाषा बन जाएगी, या पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार बढ़ जाएगा। फिर इसमें इंग्लिश को लुप्त कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा, और हिंदी को पूर्ण राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। अगर संविधान में भाषा से संबंधित उपबंधों की बात की जाए, तो यानी मूल संविधान में, तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मूल संविधान में राजभाषा से संबंधित है। इसमें पहला है अनुच्छेद 120, इसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 210, इसमें राज्य विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है। और इसमें तीसरा है भाग 17, यानी संविधान का जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनसे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन, चाहे हमारा यूके पीसीएस हो या यूके SSSC हो,
उसमें उसकी जो परीक्षाएं होती है उसमें जरूर पूछा जाता है। और चौथा है 8वीं अनुसूची, यानी 12 अनुसूचियों में से एक 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन किया गया है या उनको रखा गया है। तो आइए इन सबको देख लेते हैं, इनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या क्या यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अनुच्छेद 120 की बात की जाए तो इसमें संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का वर्णन है और इसमें हिंदी या इंग्लिश या सदन में मातृभाषा में संबोधन किया जा सकता है। और इसकी अनुमति अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्य सभापति उसकी अनुमति देता है, यानी सदन में अपनी मातृभाषा में या हिंदी या इंग्लिश में प्रयोग कर सकते हैं। संविधान लागू होने के बाद इंग्लिश को 15 वर्षों यानी 1965 के बाद समाप्त होना था, परंतु राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा इंग्लिश की जो निरंतरता थी उसे बनाए रखा गया, यानी उसके बाद भी इंग्लिश का प्रयोग जारी रखा गया। इसके बाद अगर अनुच्छेद 210 की बात की जाए तो इसमें राज्य विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा है। इसमें राजभाषा या राजभाषा और या तो जो राज्य द्वारा निर्धारित राजभाषा है या राजभाषाओं जो अन्य भाषाएं हैं या हिंदी या इंग्लिश या सदन में मातृभाषा में संबोधन, यह विधानसभा अध्यक्ष जैसे केंद्र में चाहे लोकसभापति हो या राज्यसभा में राज्यसभापति हो, उसी प्रकार यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद सभापति उसकी अनुमति देता है कि जो सांसद होंगे या एमएलए होंगे या विधानसभा सदस्य होंगे वह या तो सदन में अपनी मातृभाषा में संबोधन दे सकता है या जो राज्य की राजभाषा है या जो अन्य राजभाषाएं या हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी अपना संबोधन दे सकता है। इसमें संविधान के लागू होने के बाद इंग्लिश को समाप्त हो जाना था 15 वर्षों बाद 1965 में, लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 से इंग्लिश की निरंतरता को बनाए रखा गया, यानी उसके बाद भी उसका प्रयोग जारी रखा गया। संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक का उल्लेख है और इसको भाग 17 को 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें पहला है संघ की राजभाषा। इसमें अनुच्छेद 343 और 344 को रखा गया है। दूसरा अध्याय है प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषाएं। इसमें प्रादेशिक और क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 345, 346 और 347 को रखा गया है। इसके बाद है न्यायपालिका और विधि के पाठ भाषा, यानी कानून की जो पाठ भाषा है उसके बारे में है और इसमें अनुच्छेद 348 और 349 को रखा गया है। अन्य विशेष निर्देशों की भाषा, यानी केंद्र सरकार के लिए कुछ हिंदी के विकास से संबंधित कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, उनको अनुच्छेद 350 और 351 में रखा गया है। तो उसमें ध्यान देने योग्य जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अन्य सभी अध्यायों में 2-2 अनुच्छेद हैं, लेकिन जो प्रादेशिक भाषा यानी जो उसका अध्याय 2 है उसमें 3 अनुच्छेद हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अध्याय 1 के बारे में देखते हैं, संघ की भाषा। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और इसमें जो संख्याओं का रूप होगा, यानी जो 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं, संख्या होती है, उनका रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी जो हम गणित में जिनका प्रयोग करते हैं वही उनका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा और देवनागरी नहीं होगा। इसमें अनुच्छेद 343 का जो 2 है इसे फर्स्ट में रखा गया है, यानी जो हिंदी इसकी राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी और संख्याओं का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, इसको 343 फर्स्ट में रखा गया है। 343 2 में अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक जारी रहेगा, यानी जब संविधान लागू होगा तो उसके तुरंत बाद इंग्लिश का प्रयोग समाप्त नहीं किया जाएगा और ये संविधान प्रारंभ होने ने 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक इंग्लिश का प्रयोग जारी रहेगा। और तीसरा है अनुच्छेद 343 का 3rd, इसमें है कि जो 15 वर्षों बाद 1965 इसमें संसद या संघ या
कानून बनाकर इंग्लिश का प्रयोग जारी रख सकते हैं। यानी 15 वर्षों के बाद भी 1965 के बाद भी जो हमारा संसद या संघ है या केंद्र सरकार है वह कानून बनाकर इंग्लिश का प्रयोग आगे के लिए कर सकती है और उसके द्वारा किया भी जाता है। यानी राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा इसी के तहत उसको आगे के लिए बढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 344 की बात की जाए तो इसमें संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों बाद राजभाषा आयोग की स्थापना की जाएगी और आयोग की सिफारिशों के अध्ययन के लिए कि आयोग जो सिफारिशें देगा राष्ट्रपति को, उस सिफारिशों के अध्ययन के लिए 10 वर्षों के बाद एक संसदीय समिति की स्थापना की जाएगी जो राजभाषा से संबंधित होगी और उसका विश्लेषण करेगी कि वर्तमान में देश में राजभाषा की क्या स्थिति है और उसको उसके विस्तार के लिए, उसके विकास के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखो, जो 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग बनाया गया वह बीजी खेर आयोग था और इसकी स्थापना 1955 में की जाती है और आयोग की सिफारिश के लिए जो संसदीय समिति थी, यानी 10 वर्ष बाद जो संसदीय समिति का प्रावधान था, तो इसके तहत जीवी पंत समिति बनाई गई 1957 में। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा के संदर्भ में बनी समिति व आयोग। अगर आयोग की बात की जाए तो बीजी खेर आयोग था और इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे और इसमें 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को इसमें सदस्य रखा गया था। इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन 7 जून 1955 को किया गया था और इसने जो इसका प्रतिवेदन है, ये जो आयोग बना था, इसने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना था और ये सौंपा गया 31 जुलाई 1956 को। और यह हमारी जो राजभाषा से संबंधित है, यह प्रथम राजभाषा आयोग है, बीजी खेर आयोग। और इसने जो अपनी रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें दी थी कि राजभाषा से संबंधित क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिनमें प्रमुख है सारे देश में माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए, यानी माध्यमिक स्तर तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। दूसरा, न्याय देश की भाषा अथवा हिंदी में किया जाए, यानी जो न्याय है यानी न्यायपालिका में हिंदी की अनिवार्यता को प्रारंभ किया जाए, यानी जो भी जितने भी न्यायपालिका से संबंधित कार्य होते हैं उनको हिंदी में किया जाए। नेक्स्ट उन्होंने दिया था कि अखिल भारतीय स्तर पर इंग्लिश का प्रयोग संभव नहीं, यानी पूरे देश में जो इंग्लिश का प्रयोग है वह संभव नहीं है अखिल भारतीय स्तर पर, क्योंकि लगभग सभी लोग इंग्लिश नहीं जानते थे। उसके बाद दैनिक क्रियाकलापों तथा सार्वजनिक जीवन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा, और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो दैनिक क्रियाकलाप तथा सार्वजनिक जीवन है यानी व्यवहारिक रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तत्कालीन नेहरू सरकार ने खेर आयोग के सुझावों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, इन पर इसको सिर्फ केवल एक औपचारिक माना था, इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 10 साल बाद एक संसदीय समिति बनाने का प्रावधान था, जिसके तहत जीवी पंत समिति को बनाया गया, जिसके अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत जी थे। अगर इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन 16 नवंबर 1957 को किया गया और इसने अपना प्रतिवेदन 8 फरवरी 1959 को सौंपा। और ये भी जो इन्होंने प्रतिवेदन, जो समिति थी, इसने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा था और यह प्रथम राजभाषा समिति थी। इसके बाद अगर इसकी समिति से संबंधित कुछ प्रमुख सिफारिशों की बात की जाए तो इसने जो सिफारिशें दी थी, इसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए निश्चित तारीख 26 जनवरी 1965 रखना सही नहीं है। तो यानी इन्होंने कहा हिंदी राजभाषा के रूप में अपना स्थान तो ले, लेकिन उसके लिए कोई डेट फिक्स करना ये सही नहीं है। यानी हिंदी एक नियर टाइम में धीरे धीरे करके स्वयं अपना स्थान लेगी और उसके डेट रखना सही नहीं है। दूसरा, 1965 तक दो स्थिति थी कि प्रधान राजभाषा इंग्लिश है और उसकी सहायक राजभाषा हिंदी है। तो इन्होंने कहा कि जो जीबी पंत समिति है, इन्होंने कहा कि 1965 के बाद प्रधान राजभाषा के रूप में हिंदी को रखा जाना चाहिए तथा उसकी सहायक राजभाषा के रूप में इंग्लिश का प्रयोग भी जारी रखना चाहिए। इसके बाद अगर इसके दूसरे अध्याय यानी
प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषाओं की बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषाएं या राजभाषाएं, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। तो राज्य की राजभाषा, इसमें राज्य राजभाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है, यानी केंद्र सरकार का कोई प्रेशर नहीं है। राज्य स्वतंत्र हैं, वो किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। दूसरा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक या एक से अधिक भाषाओं का राजभाषा के रूप में चुनाव, यानी एक से अधिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में राज्य द्वारा चुना जा सकता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में है, फर्स्ट हमारी जो राजभाषा है हिंदी और सेकंड संस्कृत को दूसरी राजभाषा के रूप में चुना गया है, यानी एक से अधिक राजभाषाओं को राज्य द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। और इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो 8वीं अनुसूची है इसमें सम्मिलित भाषाओं तक यह सीमित नहीं है, यानी जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं हैं केवल उन्हीं को आप राजभाषा के रूप में जो राज्य हैं वो चुनाव कर सकते हैं, या प्रावधान नहीं है। यानी उससे अलग जो राजभाषाएं हैं, जो अलग भाषाएं हैं, उनको भी आप राज्य की राजभाषा बना सकते हैं। दूसरा, राजभाषा चुनाव, इसमें आप क्षेत्रीय भाषाओं को भी चुन सकते हैं, हिंदी को भी, और अगर यदि राज्य द्वारा कोई भी राजभाषा को नहीं चुना जाता है तो वह इंग्लिश मानी जाती है कि उसकी राजभाषा इंग्लिश है। तो अगर उदाहरण की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो प्रथम राजभाषा है उत्तराखंड की बात की जाए तो हिंदी है और द्वितीय संस्कृत है, यानी एक से अधिक भाषाओं को हम राजभाषा के रूप में चुन सकते हैं, राज्य द्वारा चुना जा सकता है। था जरूरी नहीं है कि वह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा हो, यानी जो उससे अलग अन्य भाषाएं हैं उनको भी राज्य द्वारा राजभाषा के रूप में चुना जा सकता है। अगर अनुच्छेद 346 की बात की जाए तो इसमें एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा, अर्थात यानी एक राज्य या दूसरा राज्य या राज्य और संघ के बीच अगर बातचीत होगी तो उसकी भाषा क्या होगी। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, यानी संघ है, एक राज्य है और दूसरा राज्य है। यानी ये दोनों राज्य अगर आपस में बात करते हैं तो उसकी पत्राचार की क्या भाषा होगी। यदि संघ किसी राज्य से बात करता है या एक से अधिक राज्यों से बात करता है तो उसकी पत्राचार की या पत्र व्यवहार की क्या भाषा होगी। तो इसमें प्रारंभ में केंद्र व राज्यों के मध्य, विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा इंग्लिश ही रहेगी। यानी जब प्रारंभ संविधान लागू हुआ तो प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए इंग्लिश का प्रयोग जारी रखा गया था, यानी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया था। तो इसलिए शुरू में यह प्रावधान था क्या कि इंग्लिश ही राज्यों की या केंद्र व राज्यों के बीच संपर्क भाषा इंग्लिश रहेगी। परंतु 2 या 2 से अधिक राज्य अगर समझौता करते हैं तो वह हिंदी के प्रयोग के लिए स्वतंत्र है। यानी जैसे उत्तराखंड और मेघालय है, या उत्तराखंड या यूपी हैं, ये दोनों आपस में अगर समझौता कर लेते हैं कि हम पत्र व्यवहार के लिए या आपसी कार्यों के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में रखेंगे, तो ये दोनों आपस में हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हिंदी प्लस गैर हिंदी राज्य की संपर्क भाषा हिंदी रखी जाए तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करना जरूरी है। यानी अगर 2 राज्य हिंदी का प्रयोग करते हैं या हिंदी के लिए समझौता करते हैं तो उसका अनुवाद इंग्लिश में करना जरूरी है, यानी कि इंग्लिश भी उसमें जरूरी होगी, अर्थात साथ में इंग्लिश का प्रयोग भी जरूरी होगा। अगर कोई गैर हिंदी राज्य होगा, यानी जिसने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार ना किया हो, जैसे मेघालय यानी जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार ना किया हो। इसके बाद अनुच्छेद 347, इसमें किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। यानी अगर किसी क्षेत्र में या किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि जो उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको राष्ट्रपति द्वारा भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तथा उसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तो राष्ट्रपति ऐसी भाषाओं को मान्यता प्रदान करता है और उनको 8वीं अनुसूची में रखवाता है। यानी 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं शामिल की गई हैं वह 347 के अकॉर्डिंग की गई हैं। इसके बाद अध्याय 3 है, इसमें न्यायपालिका और विधि के
पाठ की भाषा। इसमें न्यायपालिका और कानून के पाठ की भाषा है, जिसमें अनुच्छेद 348 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में संसद व राज्य विधानमंडलों में विधेयकों, अधिनियमों, आदेश, नियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में है कि इसमें कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाएंगी। इसमें पहला है न्यायपालिका एवं विधायिका की भाषा। न्यायपालिका इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तथा विधायिका में चाहे हमारी संसद हो या जो राज्य विधानमंडल है। वर्तमान में इसमें इंग्लिश का प्रयोग जारी है और इसमें जो इसके मुख्य उपबंध ये है कि जब तक संसद व्यवस्था ना करे तब तक इंग्लिश भाषा का प्रयोग या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। इसमें उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की कार्रवाई, यानी इसके दो पार्ट हैं, जिसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को रखा गया है। और दूसरा केंद्र व राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, नियम व उपनियमों के आधिकारिक पाठ हैं। इसमें अगर जब तक संसद व्यवस्था नहीं करती है तब तक इंग्लिश का प्रयोग जारी रहेगा। और ये मोस्टली अभी भी इंग्लिश में ही चल रहे हैं, यानी जितने भी केंद्र व राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश होते हैं वो अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं और केवल उनका अनुवाद किया जाता है। यानी न्यायपालिका, विधायिका के सभी नियम, विनियम, विधि का प्राधिकृत पाठ इंग्लिश में होने के कारण सारे नियम अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं और बाद में हिंदी में उसका अनुवाद मात्र कर दिया जाता है। यानी हिंदी में सिर्फ उनको ट्रांसलेट कर दिया जाता है, बाकी सारे काम इंग्लिश में होते हैं। यानी इंग्लिश में जितने भी कानून हैं, नियम है, विनियम है, वो सारे इंग्लिश में बनाए जाते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 339 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। यानी भाषा से संबंधित जो कानून होते हैं उनको अधिनियमित करने के लिए, बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं: राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा और तीसरा राज्य विधानसभा द्वारा। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो इसमें राजभाषा से संबंधित विधेयक, अगर राजभाषा से कोई भी संबंधित विधेयक है तो उसके लिए अगर उसको संसद या विधानमंडल में प्रस्तुत करना है या विधेयक को रखा जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी होती है। यानी पूर्व सहमति से ही उसे संसद या विधानमंडल में रखा जा सकता है। और दूसरा, अगर राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को मंजूरी प्रदान करता है तो उससे पहले वह राजभाषा आयोग की सिफारिशें जरूर सुनता है। यानी राजभाषा आयोग की बात सुनने के बाद ही राष्ट्रपति किसी भी राजभाषा संबंधी विधेयक को स्वीकार करेगा। इसके बाद राज्यपाल उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा तय कर सकता है। यानी किस भाषा में उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा होगी, वह भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या पूर्व मंजूरी से। उसके लिए भी राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेना जरूरी है। और इसमें हिंदी या अन्य भाषा, अगर वह राज्यपाल कार्रवाई की भाषा हिंदी या अन्य भाषा कर सकता है, परंतु हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय, पारित आदेश व आज्ञाओं पर लागू नहीं होते। तो जरूर नहीं है कि यह हाईकोर्ट माने, यानी जो भी उसके निर्णय, पारित आदेश व आज्ञाएं होंगी वो पूर्व की तरह ही प्रयोग की जाती रहेंगी। इसका सार यह है कि संसद द्वारा व्यवस्था होने तक इंग्लिश का ही प्रयोग जारी रहेगा या अंग्रेजी का ही प्रयोग जारी रहेगा। और इसमें जो तीसरा है राज्य विधानसभा द्वारा अगर किसी भी भाषा को या किसी भी भाषा में समस्त विधेयक, नियम, कानून बनाए जाते हैं तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करना जरूरी है। अर्थात अगर राज्य विधानसभा किसी दूसरी भाषा को राजकाज यानी राजकीय भाषा बनाती है और उसमें कार्रवाई करती है तो जो जितने भी समस्त विधेयक, नियम, कानून, अध्यादेश होंगे उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना जरूरी होगा। अध्याय 4, इसमें विशेष निर्देश, भाषा से संबंधित विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पहला है अनुच्छेद 350। इसमें व्यथा के निवारण के लिए अभ्यवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसका मतलब ये है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत के निवारण हेतु भाषा प्रयोग या किसी भी भाषा में प्रयोग, यानी जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह अपने शिकायत चाहे केंद्र सरकार के अधिकारी हों या राज्य सरकार के अधिकारी हों तो उसमें
वह शिकायत किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो उसमें शिकायत के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 350 का जो दूसरा भाग है, यानी उस आर्टिकल अनुच्छेद का जो दूसरा भाग है, वह भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं, और दूसरा है संविधान में किए गए प्रावधानों से संबंधित मामलों की जांच व रिपोर्ट के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षाएं की सुविधाएं देने की बात की गई, यानी जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषाओं की सुरक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसको संविधान संशोधन यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया था, और यह राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस सिफारिश की थी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं दी जानी चाहिए, यानी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसलिए 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं जोड़ी गई। इसके बाद भाग 17 का जो अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 351, इसमें हिंदी के विकास के लिए केंद्र सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनमें 8वीं अनुसूची में वर्णित भारत की अन्य भाषाओं तथा मुख्यतः संस्कृत व गौणता अन्य से शब्द लेकर हिंदी को समृद्ध करना। यानी इसमें हिंदी के विकास के लिए केंद्र सरकार को कहा गया है कि जो 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं हैं तथा अन्य मुख्य जो संस्कृत भाषा है और उसके अलावा जो अन्य भाषाएं हैं, उससे जो शब्द हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हिंदी में ऐड करनी चाहिए, यानी हिंदी में जोड़नी चाहिए, और हिंदी भाषा को एक समृद्ध भाषा के रूप में बनाना चाहिए। तो यानी ये केंद्र सरकार के लिए और हिंदी के विकास से संबंधित है। इसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं। मूल संविधान में जो अंतिम भाषा राजभाषा से संबंधित प्रावधान है वह 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को वर्णित करने के उद्देश्य से जो भाषाएं हैं उनको रखने का उद्देश्य है। पहला, उपरोक्त भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व, यानी जो राजभाषा आयोग है उसमें जो ये जिसमें 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं होती हैं उसमें से प्रत्येक भाषाओं में से एक सदस्य को बनाया जाता है, यानी भाषा से संबंधित एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। दूसरा, इन भाषाओं के रूप, शैली व भावों का प्रयोग हिंदी को समृद्ध बनाने में, और इसमें जितने भी भाषाएं होती हैं उनका जो उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हिंदी में जोड़ना और उसको समृद्ध बनाने में है उनका प्रयोग किया जाता है। अगर 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की जाए तो वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं, और मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी। बाद में अगर संशोधनों की बात की जाए तो इसमें 3 प्रमुख संशोधन होते हैं, जिनमें 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और उसके बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। अगर मूल संविधान में बात की जाए तो इसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, मराठी, तेलुगु, उर्दू, उड़िया और पंजाबी भाषा शामिल है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा 347 अनुच्छेद 347 के अंतर्गत इसमें 8 प्रमुख भाषाओं को जोड़ा गया है, जिनमें जो पहला संविधान संशोधन किया गया 8वीं अनुसूची में वह था 21वां संविधान संशोधन 1967, और इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं प्रमुख हैं। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जिसमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली 4 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक आज का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम हिंदी का 1950 के बाद जो उसकी संवैधानिक स्थिति है और उसके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।